मित्रों नमस्कार। हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं। चरक संहिता में हम चिकित्सा स्थान को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो है रसायन, बाजीकरण और ज्वर और रक्तपित्त का अध्ययन कर लिया है। अब आगे गुल्म चिकित्सा को पढ़ते हैं। और मित्रों ये पंचम अध्याय है। इसी से हम गुल्म के स्थान भी याद रखेंगे। गुल्म के स्थान भी 5 होते हैं। गुल्म शब्द की निष्पत्ति शब्दों में गुड़ रक्षायाम से हुई है। इसको भी हम थोड़ा सा याद रखते हैं। और उदर प्रदेश में वायु से बनी हुई ग्रंथि का नाम गुल्म है। अब हम आ जाते हैं गुल्म की संप्राप्ति में। गुल्म की संप्राप्ति में जो कारण होते हैं वो हम समझ लेते हैं कि किस कारण से गुल्म रोग की उत्पत्ति होती है। तो जो उपयुक्त कारण होते हैं, जैसे रुक्ष आहार विहार हो गया, हमारा स्निग्ध हो गया, जो आगे हम पढ़ेंगे ही निदान में। तो उपयुक्त कारणों से वायु प्रकपित होकर कफ और पित्त को उखाड़ देती है और गुल्म की उत्पत्ति करती। कहने का मतलब ये है कि जो भी निदान के कारण हैं इसकी वजह से वायु प्रकोपित हो जाती है और जो कफ और पित्त है उनको उखाड़ देती है, या कह सकते हैं आप कि उनको डिस्टर्ब कर देती है और गुल्म की उत्पत्ति होती है। और दूसरा क्या कारण हो सकता है, या तो फिर दूसरा कारण ये होता है कि कफ और पित्त का जो मार्ग होता है उसको वात अवरोधित कर देता है, जिसके कारण गुल्म की उत्पत्ति होती है। अब देखिए आ जाते हैं हम गुल्म का स्थान के। गुल्म के क्या क्या स्थान होते हैं। तो गुल्म के 5 स्थान होते हैं। जैसा बहुत आसान है, सभी को याद भी रहता है, तो इसको हम त्रिमर्म से याद करते हैं। त्रिमर्म हम जानते ही हैं, हृदय बस्ती सिर होता है, तो सिर की जगह जो है इसमें हम डिस्प्लेस कर देंगे और नाभि को ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, हृदय बस्ती नाभि और दोनों पार्श्व। बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाता है। अब इसमें जो कभी कभी हम भूल जाते हैं कन्फ्यूजन में, उसको हम यहाँ याद कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें पंचकात्मस प्रभवा। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचकात्मस प्रभवा किस डिजीज़ के लिए आता है। तो हम बताएंगे पंचकात्मस प्रभवा जो है गुल्म रोग के लिए आया है। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है ऐसा, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 दोषों से उत्पन्न होता है। वात, पित्त, कफ, सन्निपात और रक्त, इन 5 दोषों से होने वाले गुल्म का लक्षण और चिकित्सा बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वात, पित्त, कफ, सन्निपात और रक्त, इन 5 दोषों से उत्पन्न होने के कारण इसको कहते हैं पंचकात्मस प्रभवा। अब आ जाते हैं हम वातज गुल्म के रूप या वातज गुल्म का लक्षण या स्वरूप भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखते हुए चलेंगे। देखिए इसमें स्थान, संस्थान, रुजा। स्थान, संस्थान, रुजा, तो इसका क्या मतलब हुआ। वात का गुण ही होता है, असमानता वाला गुण होता है। वात एक जगह नहीं रहता, एक जगह से, जैसे गैस है, गैस का कोई आकार नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता है, वैसे ही ये वात हुआ। तो वात में यह जो है एक स्थान पे इसकी रुजा नहीं होती है। कभी रुजा इधर होती है तो कभी रुजा उधर होती है, एक स्थान पे नहीं होता है। कभी रुजा इधर हुई फिर दूसरी जगह हुई होने लगता है। वात का लक्षण ही है विषमता। हमेशा एक जैसा जो है रुजा नहीं होती है, कभी इधर कभी उधर होती है। विडवात संग। अब विडवात संग में जो है वायु जो है विड और जो मूत्र पुरुष होता है उसके साथ में अनुबंधित हो जाता है और उसके मार्ग को जो है रोक देता है, यानी कि उसके प्रवृत्ति को रोक देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अब देखिए वात का रंग बताया गया है, स्याव अरुणत्वम। तो स्याव अरुण वात का कलर होता है। और शिशिर ज्वरम, अब ये इंपॉर्टेंट है, शिशिर ज्वरम पूछा जाता है कि किस प्रकार के गुल्म में आता है, तो हम बताएंगे वातज गुल्म में आता है। शिशिर ज्वर मतलब क्या होता है कि ठंड लग के बुखार आता है, तो ये शिशिर ज्वर का भी हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट कोटेशन और है, ये पूछा भी जाता है, करोत जीर्णेम अधिकम प्रकोपम मुक्ते मुदत्वम समुपेत पश्च। तो इसमें देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब भोजन जो है पूरी तरह से जीर्ण हो जाता है, पूरी तरह से पच जाता है, तो वात का प्रकोप हो जाता है। और फिर हम भुगते, और जब हम कोई भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उसका जो पेन है या उसके
कहेंगे कि कॉम्प्लिकेशन वगैरह है वो तुरंत कम हो जाता है और वेदना कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मित्रों? आप जानते ही हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो उस समय कफ का प्रकोप होता है। ऐसे कह सकते हैं भुक्त मात्रे, खाना खाते ही कफ प्रकोपित होता है। और जीर्ते अन्ना मतलब ड्यूरिंग डाइजेशन पित्त प्रकोपित होता है और जीर्णे अन्ना वात प्रकोपित होता है। कहने का मतलब खाना जब हम खाते हैं तो कफ का प्रकोप होता है। उसके बाद डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में हम सभी जानते हैं कि पित्त जो है बढ़ता है और वही डाइजेस्ट करता है। इसको मॉडर्न में डाइजेस्टिव जूस से समझते हैं। तो उस समय पित्त का प्रकोप होता है और जब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होके हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे जो है वात का प्रकोप होता है। इस तरह से इसको हम समझते हैं। वही इस कोटेशन में कहा गया, करोत जीर्णे अम्तिके प्रकोपम मुक्ते मर्दोत समय। कहने का मतलब ये है कि जब भोजन पूरी तरह से पाचन हो जाता है भोजन का तो वातज गुल्म की वेदना बढ़ जाती है क्योंकि वात का प्रकोप हो जाता है। लेकिन जब हम कुछ खा पी लेते हैं तो उसका वेदना का शमन हो जाता है। इस तरह से हम इसको समझते हैं। अब देखिए पित्तज गुल्म के कारण बताए गए हैं। तो पित्तज गुल्म के कारण निदान कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम निदान स्थान से ही पढ़ेंगे। तभी एक बार देख लेते हैं। कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण विदाह रुच क्रोध अभिताप, ये सब चीज़ों से जो है पित्तज गुल्म होता है, इन सभी कारणों से। अब देख लेते हैं पित्तज गुल्म के स्वरूप। पित्तज गुल्म जो होता है और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं। ज्वरा पिपासा वदनंगरागा शूलम महाजीर्यति भोजने चा। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि शूलम महाजीर्यति भोजने, भोजन के पचते समय ड्यूरिंग डाइजेशन पित्तज गुल्म जो है बढ़ जाता है। पित्तज गुल्म की जो वेदना है वो बढ़ जाती है। और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट कोटेशन है स्पर्श सहा। स्पर्श सहा का मतलब वो ये होता है कि जो है स्पर्श को वो सहन नहीं कर पाता है। जब वेदना रहेगी उसमें टेंडरनेस रहेगा तो जो है उसमें अगर कोई टच करता है उस जगह को तो अच्छा नहीं लगता है हमको और उसको हम सह नहीं पाते। वही कहने का मतलब है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कफोजम सन्निपातज गुल्म का कारण वही चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं होते हैं। अब ये आ गया यहाँ पर देखिए सर्किल में दिया गया है निश्चयात्मक। तो पूछा जाता है कि निश्चयात्मक जो गुल्म है, निचय गुल्म हम कह सकते हैं। तो निचय गुल्म किस में पाया जाता है? तो हम बताएंगे सन्निपातज गुल्म में निचय गुल्म पाया जाता है। वह इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में इसे पूछा जाता है कि निचय गुल्म किस तरह के गुल्म में पाया जाता है? तो हम बताएंगे सन्निपातज गुल्म में। अब देखिए कफजन गुल्म के रूप बताया गया है। तो कफ में सारे कफ वाले हैं, कुछ स्पेशल हैं, उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे सत्यम उर्गल्पता कठिनोत्तम गुल्मस्य। अब देखिए इसमें स्तमित्य है और यहाँ पर भी शीत ज्वर पाया जा रहा है। और शैत्यम है, शैत्यम मतलब ये हुआ कि शरीर शीतल हो जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कठिन दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर जो गुल्म होता है वह कठिन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ पे भी गुल्म होगा वो जगह जो है कठोर हो जाएगी, लेकिन पत्थर की तरह कठोर नहीं होती। पत्थर की तरह कठोर कहाँ होती है? तो यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कठिनोत्तम गुल्मस्य, मतलब यह जो गुल्म होता है वह कठिन होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता कि अश्म की तरह कठिन हो जाए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्म की तरह गुल्म की कठोरता कहाँ पाई जाती है? तो वो हम बताएंगे सन्निपातज गुल्म में, क्योंकि सन्निपातज गुल्म में जो गुल्म होता है वो अश्म की तरह, पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। और कफजन जो गुल्म होता है तो चूँकि कफ का गुण ही होता है गुरुता, तो ये कठिन रहता है लेकिन इतना भी कठोर नहीं होता कि अश्म की तरह हो जाए। बस इतना ही समझना है यहाँ पे। अब आ जाइए त्रिदोष गुल्म की असाध्यता कि त्रिदोष गुल्म क्यों असाध्य होता है। जिस गुल्म में तीव्र वेदना, अधिक दाह, पत्थर के समान कठिनता, ऊंचाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पत्थर के समान।
उसकी कठोरता जो है पत्थर के समान है। बस यहाँ यही इतना इम्पोर्टेंट। अब आते हैं रक्तस्वुल्म में। तो रक्तगुल्म के कारण क्या है? देखिए, दो मुख्य कारण हैं रक्तगुल्म के, वो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बस हमको दो ही याद करने हैं, बाकी सब कॉमन है। एक तो है कि ऋतुकाल में भोजन ना करने से, ऋतुकाल में जो महिलाएं होती हैं भोजन नहीं करती हैं तो उनको रक्तस्वुल्म हो जाता है। दूसरा कारण है रक्त स्तंभक आहार विहार या औषधियों के सेवन से। अब रक्त स्तंभक आहार विहार या औषधियों के सेवन से करेंगे तो रक्त जो है सॉलिडिफाई होगा और रक्तगुल्म बनेगा, जैसे मोच रस वगैरह है या अन्य रक्त स्तंभक जो औषधियाँ बताई गई हैं हमको, रक्तपित्त में हमने पढ़ा है, अगर उनका हम सेवन कर लेते हैं तो रक्तस्वुल्म बन जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ ये भी पुटअप होता है कि रक्तस्वुल्म में स्पंदन होता है कि नहीं होता है? तो रक्तस्वुल्म में स्पंदन होता है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि रक्तस्वुल्म में स्पंदन नहीं होता है, लेकिन वह पिंड के समान उसमें स्पंदित होता है, अर्थात उसके अंगों में स्पंदन नहीं होता है, पिंडवत स्पंदन उसमें होता है, ये हमको बताना है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सभी गर्भ के लक्षण स्पष्ट होते हैं, यह अर्थोजन गुल्म स्त्री को ही होता है, इसकी चिकित्सा 10 माह के बाद करनी चाहिए। इसकी चिकित्सा 10 माह बाद इसीलिए करते हैं कि जो 10 माह के बाद गर्भ का संदेह खत्म हो जाता है, कि अगर डिले डिलीवरी भी होनी है तो वो 10 माह में हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ गर्भ और गुल्म में विभेदक लक्षण काश्यप संहिता में भर्ती प्रकार बताया गया है। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि गर्भ और गुल्म में विभेदक लक्षण किस संहिता में स्पष्ट प्रकार से बताया गया है? तो हम लिखेंगे काश्यप संहिता में। देखिए, यहाँ वही चीज़ें बताई गई हैं। तो 10 महीने के बाद चिकित्सा करना रोग का सुख साध्य होना ही माना जाता है। चूँकि उससे पहले अगर हम चिकित्सा करेंगे तो रक्त का अतिस्राव हो सकता है, गर्भाशय की विकृत हो सकती है, गर्भ के संदेह से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। वही चीज़ें बताई गई हैं, कोई खास चीज़ नहीं है। वातस गुल्म की चिकित्सा पे आते हैं। अब देखिए, जब वात बढ़ा हुआ तो हम ब्राह्मण चिकित्सा कराते हैं, और अगर पित्त और कफ की वृद्धि है तो हम समन चिकित्सा करते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं। अब देखिए, गुल्म में स्वेदन। अब ये पूछा जाता है कि गुल्म में स्वेदन किस लिए कराते हैं? गुल्म में स्वेदन क्या विलयन के लिए कराते हैं? तो नहीं, विलयन के लिए नहीं कराते हैं कि वो सॉल्यूशन बन जाए या द्रव रूप में आ जाए, इस वजह से नहीं कराते हैं। गुल्म में हम स्वेदन मृदुता के लिए कराते हैं। गुल्म में स्वेदन कराने से मृदुता आती है, और ये हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। अब स्वेदन का फल है, वही बताया गया है कि इसमें मृदुता आती है। वातिक गुल्म में ब्राह्मण का प्रयोग है, वो बताया ही जा चुका है आपको कि जब अग्निदीप्त होती है तो वातिक गुल्म में हम ब्राह्मण चिकित्सा करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वातिक गुल्म में पुनः पुनः चिकित्सा। इसका मतलब ये हुआ कि जो है बार बार चिकित्सा की जाती है। तो इसमें क्या है, पुनः पुनः स्नेहपानम निरोह सानु अनुवासना। इसमें पुनः पुनः स्नेहपान कराते हैं, निरोह कराते हैं और अनुवासन वस्त्र देते हैं। क्या हो, वायु गुल्म में कफ एवं पित्त की रक्षा करते हुए वैद्य को बार बार स्नेहपान, निरोह और अनुवासन वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें जब हम पुनः पुनः चिकित्सा कराते हैं और बार बार स्नेहपान वात के लिए आता है, और स्नेहपान वात को ठीक करता है, बार बार निरोह कराएंगे, बार बार अनुवासन करेंगे, यह सब प्रक्रिया कफ और पित्त की रक्षा करते हुए करेंगे। ऐसा नहीं है कि कफ या पित्त जो है रिसेसिव हो जाए या डोमिनेंट हो जाए, उसको भी हमको थोड़ा सा देखना है। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आदौ अन्ते च मध्ये च मारुतम परिसथा। इसका मतलब यह है कि आदि, अंत और मध्य में हमको मारुत की रक्षा करनी चाहिए। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि आदि, अंत और मध्य में हमको किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो हमको मारुत की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात वायु की रक्षा करनी चाहिए। ये सभी गुल्म के लिए है, कोई विशेष गुल्म के लिए नहीं है। गुल्म में हमेशा मारुत की रक्षा करते हैं। गुल्म में अगर पूछा जाए तो हमको आदि, अंत और मध्य में किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो वह मारुत की रक्षा करनी चाहिए। वात मुख्य दोष होता है गुल्म में।
अब देखिए आ जाते हैं हम वातस्गुल्म में वमन, कि वातस्गुल्म में कब वमन कराते हैं, जब कफ की वृद्धि होती है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, कॉमन चीज़ है, जानते भी हैं सभी। वातस्गुल्म में वर्ती आदि का प्रयोग, तो वर्ती वगैरह बना के जो है यूज करते हैं। वातस्गुल्म में विरेचन का प्रयोग। अच्छा, विरेचन कब कराते हैं? सभी जानते हैं कि पित्त की सबसे श्रेष्ठ जो उसको समन करने का तरीका होता है वो विरेचन होता है। जब पित्त की वृद्धि होती है तो वातस्गुल्म में हम विरेचन कराते हैं। अब आ जाते हैं पित्तस्गुल्म की चिकित्सा। पित्तस्गुल्म की चिकित्सा, देखिए स्निग्ध और उष्ण आहार विहार से पित्तस्गुल्म उत्पन्न हो रहा था, उससे हमको संसरण या विरेचन कराना है। हम सभी जानते हैं कि पित्त के लिए विरेचन बेस्ट होता है। अब यहाँ पे जो संसरण टर्म दिया गया है वो विरेचन के लिए है। आप संसरण कह सकते हैं या विरेचन कह सकते हैं। वैसे भी पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है विरेचन। अब देखिए 35 गुल्म में हम क्षीरबस्ती का प्रयोग करते हैं। बस अब केवल कंटेंट नहीं ध्यान देना है हमको, केवल देखना है कि ये चीज़ें इसमें की जाती हैं। गुल्म में तिलवघृत जो है विरेचन कराते हैं तिलवघृत से। अब पित्तजन गुल्म में रक्तावशेषण, तो पित्तज गुल्म में हम कब रक्तावशेषण कराते हैं, उसकी कंडीशन दी गई है। यदि प्यास, ज्वर, दाह, शूल, स्वेद, अग्निमंदता और अरुच के उपद्रव पित्तजगुल्म में हैं तभी हम रक्तमोक्षण कराते हैं। ये सब चीज़ें अगर इकट्ठा हैं तभी हम रक्तमोक्षण कराते हैं। और रक्तमोक्षण से हमको फ़ायदा क्या मिलता है, क्या सिद्धांत है इसका, तो इसमें दिया हो गया है। देखिए छिन्नमूला, छिन्नमूला इससे क्या मतलब है कि जो है रक्तमोक्षण कराने से गुल्म का मूल छिन्न हो जाता है, अर्थात उसका बेस खत्म हो जाता है। इसलिए गुल्म में हम रक्तमोक्षण कराते हैं। अब रक्तमोक्षण की बात करते हुए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। गुल्म में शस्त्र चिकित्सा, यदि रक्त और पित्त के अधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण या समुचित चिकित्सा न हो पाने के कारण गुल्म विदाह युक्त पाखुन्मुख हो जाए तो उस अवस्था में उसके चिकित्सा शस्त्रकर्म करना चाहिए। अब शस्त्रकर्म जो है हमारे सुश्रुत जी करेंगे, चरक जी तो करेंगे नहीं, क्योंकि चरक जी तो अपने मेडिसिन के डॉक्टर हैं और सुश्रुत जी हमारे शल्यकर्ता हैं, इतने बड़े सर्जन हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए गुल्म की 3 अवस्था होती है। एक तो होता है अपक्व गुल्म, दूसरा होता है पच्यमान गुल्म और तीसरा होता है पक्व गुल्म। तो देखिए इसमें तीनों अवस्थाओं को जानना जरूरी है और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपक्व गुल्म का रूप देखते हैं। तो अपक्व गुल्म चूँकि पका नहीं है, कोई भी हमारे अंदर विद्रदी है या सॉलिडिफिकेशन है, अगर वो पका नहीं है तो सॉलिड होता है, थोड़ा वही चीज़ है इसमें। गुरु कठिन संस्थानों गूढ़ मांसार्थ रस्य, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, गूढ़ मांसार्थ रस्य। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए सुश्रुत जी ने बताया गुल्म में पाक नहीं होता है, और चरक जी तो पाक की 3 कंडीशन बता रहे हैं। एक तो अपक्व गुल्म बता रहे हैं, पच्यमान गुल्म बता रहे हैं और पक्व गुल्म बता रहे हैं। इसके मतलब इसमें पाक होता है तभी ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो ऐसा क्यों, तो दोनों लोगों के मतों में अंतर क्यों आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। चरक जी ने जो बताया है गुल्म वो सुपरफिशियल है, सरफेस वाला है, वो बहुत अंदर नहीं है। और जो हमारे चरक जी ने बताया है वो गूढ़ मांस अंतराश्रय है। कहने का मतलब कि वो मांस के अंदर काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ है, इसी वजह से उसमें जो है पाक होता है। अब हम देख लेते हैं इसके लक्षण, देख लेते हैं क्या है। तो अपक्व गुल्म के रूप, अपक्व गुल्म जो है गुरु कठिन आकृति वाला गंभीर मांस में आश्रय प्राप्त है और इसमें डिस्कलरेशन नहीं होता है। देखिए इसमें सर्किल लगा अभी बोड़ा है, इसमें डिस्कलरेशन नहीं होता है और सॉलिडिफाई होता है बस। फिर पच्यमान गुल्म में आता है। पच्यमान गुल्म का जो रूप है वो सारा पित्त से संबंधित है, दाह पीड़ा है, तनाव है, संक्षोभ है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें चूँकि अभी उतना ये पका हुआ नहीं है तो इसको जो है
पक्को गुल्म बनाने के लिए इसमें उपनाह या पुलटिस बांधना चाहिए, जो आज हम लोग उसमें चिकित्सा में, मॉडर्न चिकित्सा में इसका सूमेग वगैरह का हम यूज करते हैं। कोई भी विद्रधि है उसको पकाने के लिए वही चीज़ यहाँ कहा गया है। आयुर्वेद में इसको पुलटिस कहते हैं। अब देख लेते हैं पक्को गुल्म के स्वरूप। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। बहिस्तुंगे समुन्नते, बहिस्तुंगे समुन्नते और संस्पर्शे बस्ति सन्निभे। अब ये इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये है कि इसमें जो बहिस्तुंग के समुन्नते कह रहे हैं, और दूसरा संस्पर्शा बस्त निभे, मतलब स्पर्श करने पर बस्त के जैसा लगता है। और इसमें चूँकि पक गया है, टेंडरनेस खत्म हो गई, तो इसमें वेदना की न्यूनता होती है। ये इसके लक्षण हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका पारिख में भी जो 80 पेज है उसमें डिटेल दिया गया है। संस्पर्शे बस्त निभे किस तरह के गुल्म में पाया जाता है, तो हम बताएंगे कि पक्को गुल्म में पाया जाता है। पक्को गुल्म का लक्षण है, देखिए वही चीज़ बताया गया। सुश्रुत ने गुल्म का ना पकना बताया, क्योंकि वो सुपरफिशियल है इसलिए पकता नहीं। और चरक ने जो गुल्म हमको बताया है वो डीप साइट है, इसलिए उसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, और वो आपको पहले बताया है जा चुका। देखिए यहाँ लिखा हुआ गूढ़ मांसांतर आश्रय, यानी कि जो अंदर का मांस है या गूढ़ मांस है उसमें ये आश्रय लेता है। अतः चरक और सुश्रुत का गुल्म पकने के विषय में सिद्धांतया मतभेद नहीं है। अब पक्को गुल्म की चिकित्सा इसमें बताया गया है। धानवंतरण कहने का मतलब है कि सर्जन से हमको जो है, अगर गुल्म पक गया है तो सर्जन के पास जाके हमको इसका चिकित्सा कराना है। शोधन एवं रोपण किया जाता है, वही चीज़ बताई गई है यहाँ। अब देखिए हम आ जाते हैं कफज गुल्म की चिकित्सा। तो कफज गुल्म में चिकित्सा में सबसे पहले तो हम लंघन करते हैं, फिर कफज गुल्म में क्षार और घृत का भी प्रयोग किया जाता है, गुटखा आदि का भी इसमें प्रयोग होता है। अब यहाँ देख लीजिए वमन योग कफ गुल्मी, कि कौन सा रोगी है जिसमें हम वमन कराते हैं, तो वो है मंदो अग्नि वेदना, जिसकी अग्नि मंद हो और उसमें वेदना हो रही हो, उसमें हम जो है वमन कराते हैं। और सोत्क्लेशा, मतलब उसमें उत्क्लेश हो रहा हो, जी मचला रहा हो, सेलिब्रेशन हो रहा हो, उसमें हम जो है वमन कराते हैं। और इस तरह का रोगी जो होता है वह वमन के योग्य होता है। अब कफगुल्म में विलयन, विलयन से मतलब है कि जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसको जो है हमको हटाना है, उसी के लिए जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ बताया गया है। कफज गुल्म में क्षार तथा घृत का भी प्रयोग होता है। कफज गुल्म में बस्ती विरेचन दिया ही जाता है। कफज गुल्म में गुटखा आदि का प्रयोग होता है, और कफज गुल्म में क्षार प्रयोग। अब देखिए कफज गुल्म में क्षार का प्रयोग पुनः पुनः बताया गया है। पुनः पुनः से मतलब ये है कि शरीर बल और दोषों की वृद्धि और छपड़ को जानने वाले चिकित्सक को कफज गुल्म जब तक शांत न हो जाए तब तक आवश्यकता अनुसार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंतर से क्षार का प्रयोग करना चाहिए, जब तक कि कफज गुल्म ठीक ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट कोटेशन आ गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्षार का गुण छित्वा छित्वा आस्यात चरा। अब देखिए यहाँ पे ये छित्वा वाला कोटेशन देके पूछा जाता है परीक्षाओं में कि चरक जी ने क्षार के गुण का डिटेल कहाँ दिया है, या क्षार के गुण को कहाँ पे बताया है, तो हम बताएंगे चरक जी ने क्षार का गुण चरक चिकित्सा स्थान के 5वें अध्याय गुल्म में किया है, वहाँ पे इसका वर्णन किया है। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कफज गुल्म में अरिष्ट का प्रयोग। फिर हम आ जाते हैं इस कोटेशन पे सन्निपातस गुल्म की चिकित्सा। अब सन्निपातस गुल्म में व्यायाम दोषे,
तो व्यामिश्र दोष से क्या मतलब है कि सन्निपात गुल्म की चिकित्सा में ये प्रयोग होता है। कोटेशन पूछते हैं कि व्यामिश्र दोष की व्यामिश्र चिकित्सा किसमें की जाती है, तो हम बताएंगे व्यामिश्र चिकित्सा जो सन्निपात गुल्म में की जाती है, वह इतना ही इसमें पूछा जाता है। क्योंकि मिश्र चिकित्सा करते हैं, क्योंकि दोष भी इसमें मिश्रित होते हैं, वात पित्त कफ तीनों होते हैं, इसीलिए इसमें मिश्र चिकित्सा की जाती है। अब गुल्मनाशक योग आते हैं, उसको हम केवल नाम से ही याद करते हैं, उसमें क्या कंटेंट मिला हो वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें केवल इतना ही पूछा जाता है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा इसमें, त्रयोश्रणादि घृत कहाँ प्रयोग होता है, किस डिजीज में प्रयोग होता है, तो हम बताएंगे गुल्म में प्रयोग होता है, और ये वातज गुल्म को नष्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी योग दिए जाएंगे अब वातज गुल्म के लिए ही आएंगे। दूसरा त्रयोश्रणादि घृत हो गया, फिर हिंग सवारचल घृत हो गया। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जब छोटे बच्चों के पेट में दर्द होता है तो उसकी माँ कहती है कि थोड़ा सा हींग जो है उसके पेट पे मल देती है, गीला करके पानी में घोल के, जिससे उसका पेट दर्द खत्म हो जाता है। उससे हम याद करेंगे कि ये वातज गुल्म में आता है, हिंग सवारचलाद घृत। फिर आ जाता है हपुपाद घृत, भी वातज गुल्म में प्रयोग होता है। पिपलियाद घृत भी वातज गुल्म में प्रयोग होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, गुल्म रोग में अनुपान। तो गुल्म रोगों में अनुपान वही खट्टी खट्टी चीज़ें प्रयोग किया जाती हैं, जैसे सुरामंड है, अम्लकाजी है, बिजूरा नींबू है। और इससे हमको फ़ायदा क्या होता है, इससे जो है सूल है, अनाह वगैरह कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे मातुलंग रस का भी प्रयोग बताया गया है। गुटिका बनाकर गुल्म और अनाह की वेदना को शांत करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। अब हिंगवादी चूर्ण या गुटका आया हुआ है। देखिए सयाद चूर्ण है, नागरादि योग है। अब वातुगुल्म में अरंड तेल का प्रयोग। वैसे भी तेल जो होता है वो वातनाशक होता है, वातुगुल्म में अरंड तेल का प्रयोग किया जाता है, बस केवल नाम से ही याद रखना हमको। लहसुन छीर, अब लहसुन छीर का भी इसमें वातुगुल्म में प्रयोग करते हैं। लहसुनाद घृत, लहसुनाद घृत का प्रयोग उन्माद में होता है और इसमें 100 लहसुन का प्रयोग किया जाता है। उन्माद चैप्टर में इसका डिटेल आपको बताया जाएगा। अब हम आ जाते हैं तेल पंचक में। तेल पंचक में नाम तो है इसका तेल पंचक, इसमें 5 तेल नहीं है, इसमें केवल एक ही तेल है, अरंड का तेल है, बाकी अलग अलग कंटेंट है। तो इसको हम याद करना, ये कंटेंट इसमें पूछा जाता है, इसलिए उसको एक ट्रिक बना के हम याद कर लेते हैं। एक योग की कांजी पीकर गाय प्रसन्न हो गई, एक योग कांजी पीकर गाय प्रसन्न हो गई। तो इसमें एक से हो जाएगा अरंड तेल, यव से हो जाएगा यवक्षार, कांजी से हो जाएगा कांजी, पीकर से कुछ नहीं है, गाय से हो जाएगा गोमूत्र, और प्रसन्न से हो जाएगा प्रसन्ना। इस तरह से सारे कंटेंट हमको याद हो जाएंगे, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। एक यव कांजी पीकर गाय प्रसन्न हो गई, उससे हमको सारे कंटेंट याद रहेंगे और उसका कंटेंट ही पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। अब गुल्म में शिलाजीत का प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे शिलाजीत का प्रयोग वातज गुल्म के लिए आया है, लेकिन कभी कन्फ्यूजन में हम कफज गुल्म के लिए लगा देते हैं, क्योंकि कफज के लिए ही ज़्यादातर शिलाजीत का प्रयोग होता है। अब वातज गुल्म में बस्ती का प्रयोग होता ही है, इसमें निरूह और अनुवासन बस्ती दी जाती है। बस्ती का प्रयोग पुनः पुनः करें, वही चीज़ें हैं, बार बार निरूह और अनुवासन बस्तियों के प्रयोग द्वारा वातज पित्तज और कफज गुल्म शांत हो जाते हैं। सिद्ध स्थान में इसका डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, जब सिद्ध स्थान पढ़ेंगे। वातुगुल्म में नीलिनी का प्रयोग आया है, नीलिनी घृत आया है। अब देखिए इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि नीलिनी और नीलिनी घृत का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमको बताना है वातुगुल्म में करते हैं। नीलम याद घृत आया हुआ है। मांस रस का प्रयोग करते हैं, ये ब्रंगड़ होता है, और वही चीज़ें हैं,
कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ गुल्म और जठराग्नि का संबंध, गुल्म और जठराग्नि का संबंध क्या है, इसका महत्व क्या है। कहने का मतलब ये है कि अग्नि के मंद होने पर गुल्म रोग की वृद्धि होती है और अग्नि के दीप्त होने पर गुल्म शांत हो जाता है। इसलिए गुल्म में पीड़ित व्यक्तियों को अधिक भोजन करना अथवा अधिक उपवास करना उचित नहीं है। देखिए यहाँ पे कोटेशन कभी कोई पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस के लिए पूछते हैं। मंदेव अग्नि वर्धते गुल्मो दीप्तो च अग्नि प्रशम्यति। तो इसमें जो है जब अग्नि मंद होती है तो गुल्म रोग की वृद्धि होती है, क्योंकि जब अग्नि मंद होगी तो डाइजेशन प्रॉपर ढंग से होगा नहीं, तो वात की वृद्धि हो जाएगी। और अग्नि अगर बहुत दीप्त हो गई तो जो है वात का शमन हो जाएगा और गुल्म शांत हो जाता है। इसलिए गुल्म से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक भोजन अथवा अधिक उपवास नहीं करना चाहिए। वही चीज़ है, कोई बहुत खास चीज़ नहीं, कॉमन चीज़ें हैं, ये हम लोग जानते हैं, बस ये थोड़ा कोटेशन ध्यान देना है। सर्वत्र गुल में प्रथम स्नेहो, वही है, स्नेहन स्वेदन कराना है सबसे पहले गुल में। अब यहाँ पे जो है पित्तस गुल्म की चिकित्सा में आ जाते हैं। बैरेचनिक सिद्धेन सर्वसिता तिक्तकेन, तो यहाँ पे बताया गया है। वैसे भी पित्त की चिकित्सा के लिए सर्प को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, घी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो वही चीज़ बताया गया है। बस केवल अंतर यह है कि इसमें तिक्त पदार्थों से साधित जो सर्प है उसका हमको प्रयोग करना है विरेचन के लिए। अब देखिए पित्तस गुल्म के लिए क्या क्या चीज़ें आई हैं। रोहनियाद घृत है, त्रायमाण घृत है, अम्लिकाद घृत है, द्राक्षाद घृत है, वासा घृत है। ये सब चीज़ें हमारे पित्तस गुल्म की चिकित्सा में आई हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए गुल्म में त्रायमाणा का प्रयोग आया हुआ है। फिर पैतिक गुल्म में विरेचन, पैतिक गुल्म में विरेचन मुनक्का और हरण के स्वरस में गुड़ मिलाकर पीने को देना चाहिए तथा आंवला के चूड़ को मधु से मिलाकर चाटना चाहिए। वही है पैतिक गुल्म में जो है विरेचन कराया गया है। और पैतिक गुल्म में लंघन भी कराते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे दी गई है। देखिए पित्तस गुल्म में लंघन, पित्तस गुल्म में हम लंघन कब कराएंगे, जब उसमें आम हो, और हम ये जानते ही हैं कि आम की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा लंघन होती है। देखिए यहाँ बताया गया पित्तस गुल्म में यदि आम दोष का अनुबंध हो तथा अथवा पित्त गुल्म में आम कफ और वात का संबंध हो तो लंघन कराने के बाद यवागु खंडयूस के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। यहाँ पे यवागु और खंडयूस लंघन के बाद में पीने के लिए बताया गया है। गुल्म में जठराग्नि का महत्व, वही चीज़ें हैं पहले हम पढ़ चुके हैं। सभी दोषों को शांत प्रकोप का होना अग्नि के ज्वर आश्रित है, इसलिए जठराग्नि की रक्षा सर्वदा सभी प्रकार से करना चाहिए और गुल्म होने के जो भी कारण हो उनका त्याग कर देना चाहिए। अब रेफरेंस के लिए कोटेशन दे के हम पूछते हैं इसको, तो इसमें हमको ध्यान रखना है तस्माद अग्नि सदा, मतलब हमको अग्नि की सदा रक्षा करना है, गुल्म में सदा अग्नि की रक्षा करनी है, बस यही कोटेशन में बताया गया है। दशमूली घृत आया हुआ है। भल्लातकद घृत है। क्षीर षटपल घृत है। अब ये सब चीज़ें जो है हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, श्लेष्मक गुल्म में प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मिश्रक स्नेह आया हुआ है इसमें। अब आ जाते हैं दंती हरितकी पे। नीलिनी घृत आया हुआ दंती हरितकी। दंती हरितकी के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि दंती हरितकी में कितनी हरितकी होती है, तो हम बताएंगे 25। इसमें 25 हरितकी होती है। कफज गुल्म में बस्ती तथा अरिष्ट का प्रयोग। अब असाध्य गुल्म के लक्षण हम पढ़ लेते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो महावास्तु परिग्रह, महावास्तु परिग्रह मतलब इसका जो एरिया होता है गुल्म का, सातु गुल्म का, वह बहुत बड़ा होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ज्वर, वमन, अतिसार, दौर्बल, हृदय नाभि में शोथ, ये सब जो है इसके असाध होने के कारण बताए गए हैं। हृदय नाभि, हाथ और पैरों में शोथ उत्पन्न हो जाए तो हम ये समझ लेंगे कि यह गुल्म असाध्य हो चुका है, और ऐसे गुल्म को हमको चिकित्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रत्याख्य होता है। अब आ जाते हैं हम रक्त गुल्म की चिकित्सा कैसे करते हैं। रक्त गुल्म की चिकित्सा में देखिए, स्निग्ध स्वर्ण शरीर दाहे दाधात स्नेह विरेचनम। रक्त गुल्म रोग से पीड़ित रोगिणी की चिकित्सा गर्भकाल और 10 माह बीत जाने के बाद स्नेहन स्वेदन करा के स्नेह विरेचन देना चाहिए। वही कॉमन चिकित्सा है, बस इसमें ध्यान रखना है 10 माह के बाद कराना है। तो इसमें थोड़ा सा असाध्य गुल्म के लक्षण हैं, इसको जो है ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि क्या क्या इसमें लक्षण। एक तो इम्पॉर्टेंट है सबसे, महावास्तु परिग्रह है, और दूसरा बताया गया है इसमें हृदय नाभि, हाथ और पैरों में शोथ उत्पन्न हो जाए तो हमको उस गुल्म को असाध्य समझ लेना चाहिए। अब रक्त गुल्म में पलाश क्षार का प्रयोग है, पलाश का क्षार का प्रयोग बताया गया है। रक्त गुल्म में यौन विशोधन भी करते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, रक्त गुल्म यौन विशोधन में सुअर और मछली के पित्त से कपड़े से अच्छी प्रकार भावित कर भिगोकर यौन में रखने के लिए देना चाहिए। सुअर और मछली के जो पित्त होता है वह किसी कपड़े में भिगा लेते हैं और फिर यौन में रखने के लिए देना चाहिए, तो उससे जो है यौन विशोधन हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये कोटेशन पूछा जाता है। वाराह मत्स्य पित्ताभ्यम, इस तरह से कोटेशन करके इसको पूछा जाता है। अब देखिए, जो चिकित्सा हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा है वो यहाँ समराइज करके दिया गया है। वातज गुल्म का चिकित्सा सूत्र बताया गया, पित्तज गुल्म का चिकित्सा सूत्र बताया गया, कफज गुल्म का चिकित्सा सूत्र बताया गया है। वही चीज़ें हैं और सब जगह कॉमन चीज़ें हैं। स्नेहन, स्वेदन, ये सब हर जगह आया हुआ है। तो इसको जो इसमें अलग टाइप का चीज़ है वो थोड़ा हमको याद कर लेना है, और वही इम्पॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है। देखिए, यहाँ वातज गुल्म में देखिए वमन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वातज गुल्म का चिकित्सा सूत्र में लिखा हुआ वमन, लेकिन गुल्म में जो है वमन तो हम कराते नहीं। गुल्म में वमन योग्य है कि अयोग्य है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये गुल्म में कभी भी वमन नहीं कराते हैं, सिद्ध स्थान में इसको बताया गया है। तो अगर ऐसे पूछा जाता है सिद्ध स्थान का रेफरेंस देखें कि गुल्म में वमन योग्य है या अयोग्य, तो हम अयोग्य लगाएंगे। अगर ये कोटेशन दे दिया या गुल्म का चैप्टर का रेफरेंस दे रहा है तब हम वहाँ बताएंगे कि हाँ गुल्म में वमन भी कराया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर गुल्म चैप्टर में श्लोक का रेफरेंस दिया हो तो वहाँ पर हम गुल्म में वमन कराएंगे। अब देखिए, वातज गुल्म में जो है वमन करा रहे हैं, और पित्तज गुल्म में केवल इम्पॉर्टेंट एक टर्म यही है, तिक्त साधित। यहाँ जो क्षीर प्रयोग किया जा रहा है, दूध प्रयोग किया जा रहा है, वो तिक्त साधित है। और कफज गुल्म में एक टर्म आया हुआ उल्लेखन, उल्लेखन विरेचन के लिए आया है, और इसमें दिया हुआ साक्षारा, क्षार के साथ में। बस इस तरह से जो है गुल्म का अध्याय हमारा ख़त्म हो गया। इसमें लगभग हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इसके बाद हम जो है प्रमेय अध्याय को ख़त्म करेंगे और उसमें डिटेल देखेंगे। प्रमेय अध्याय काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।